हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी की एनुअल रिटर्न को लेकर है। GSTR 9 जीएसटी की एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एनेबल हो चुकी है। उसकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर है। अगर आप इसको फाइल नहीं करते हैं, इसके ऊपर जो है लेट फीस पेनल्टीज एप्लीकेबल है। वीडियो में पूरे ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टेबल्स में यहाँ पर काफी बड़े चेंजेस आए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कौन सी टेबल्स ऐसी हैं जो कि फाइल करना मैंडेटरी है, और ऐसी कौन सी टेबल्स है जो यहाँ पर ऑप्शनल रखी गई है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर GSTR 9 को लेकर यहाँ पर काफी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। यहाँ पर जो है जीएसटी की एनुअल रिटर्न आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें, जिनकी टर्नओवर अबव द टर्नओवर लिमिट है उनके लिए तो फाइलिंग मैंडेटरी है। लेकिन ये जो टर्नओवर वाली लिमिट है, अगर आप इसको इग्नोर करते हुए अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं GSTR 9 को, तो इससे बेनिफिट आपको मिल जाता है कि नोटिस आने चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने रिकंसिलेशन को प्रॉपर्ली अभी से बना के रख लेते हैं। और इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि अगर कोई इन्वॉइसेस 2A 2B में नहीं आ रहा है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक डेट है अभी, तो यहाँ पर जो है 30 नवंबर तक, तो 30 नवंबर से पहले फाइल करने का बेनिफिट रहता है। आप 30 नवंबर से पहले फाइल करें ना करें, पर भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और इसमें जो भी आपके परचेज आ रहे हैं उनका रिकंसिलेशन बनाकर अभी आप इसको इन्फॉर्म कर दें। इसकी जो फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, लेकिन अगर आपको दिसंबर में आप इसको करने के लिए स्टार्ट करेंगे, फिर आपको अगर कोई ऐसा इन्वॉइसेस मिल जाता है जो कि यहाँ पर नहीं शो कर रहा होगा, तो फिर उसमें आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बेटर है कि आप अभी से कम्युनिकेट कर देंगे, वो अपनी रिटर्न में उसको अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद वो आपको नेक्स्ट वाली जो 2B है उसमें क्लेम करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसका रिकंसिलेशन अभी बनाकर आप रख लेंगे, तो आप ये भी बता पाएंगे कि सर ये इनवॉइस पर्टिकुलर ईयर का था, लेकिन अब जो है रिटर्न सामने वाले पर्सन ने अभी फाइल करी है, तो इसलिए आप उसको अभी क्लेम कर रहे हैं। ये बेनिफिट इसका हो जाता है। अब यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर डेट जो कि 30 नवंबर या 30 नवंबर के बाद सामने वाला पर्सन भी, जो सप्लायर है, वो अपनी रिटर्न में तो GSTR 1 और GSTR 3B में अपनी जो सप्लाईज है उसको अमेंडमेंट, डिलीट, अपडेट या नई इन्वॉइसेज ऐड नहीं कर पाएंगे 23-24 के लिए। फिर उनको 24-25 में ही वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। GSTR 9 में जो है काफ़ी सारी टेबल्स हैं जो कि यहाँ पर चेंज हो गई है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ कौन कौन सी टेबल्स है वो मैंडेटरी है, वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल नंबर 4 की। इसमें जो है आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो आपको शो करनी होती है टेबल नंबर 4 एंड 5 में। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट आता है कि भाई आपने जब GSTR 1 फाइल कर दी, तो फिर इसको फाइल कराने का क्या फायदा हो रहा है। तो GSTR 1 से ही ये डाटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आता है। हो सकता है आपने कोई ऐसा इनवॉइस हो जो कि लास्ट ईयर का, ध्यान से समझे, 22-23 का कोई इनवॉइस 23-24 में ले लिया, तो भाई वो तो 22-23 की सप्लाई थी, उसको आपको 22-23 के एनुअल रिटर्न में सही करना था। वो क्या होगा, ये जो डाटा है यहाँ पर पूरा का पूरा उठा रहा होगा, तो इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। 22-23 के लिए भी यहाँ पर ये डाटा शो कर रहा होगा। इस सप्लाई को, ये जो आपने यहाँ पर दिखा रखी है रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन की, उसको आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। 20% तक के अमेंडमेंट में तो ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, ये खुद भी लिखा हुआ है। 20% से ज़्यादा की, मोर और लेस देन 20% शैल बी हाईलाइटेड। उससे ज़्यादा की, उससे कम की जो है यहाँ पर ये हाईलाइट कर देगा अगर आपने कोई भी चेंज करा। एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, GSTR 9 एनुअल रिटर्न का अगर आपका कोई भी टैक्स बन रहा होगा तो उसको DRC 03 के थ्रू आप फाइल कर दिएगा। एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करिएगा, ईयर सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको जो है इसका टैक्स किस तरीके से भरना होता है। GSTR 9 का जो टैक्स है वो आपको अलग से पे करने का बेनिफिट रहता है। कोई नोटिस आता है तो आप डायरेक्ट उसको लिंक कर सकते हैं कि ये हमने इस पर्टिकुलर ईयर के लिए ये हमारा जो टैक्स है ये हमने भर दिया था, तो उससे आपको कोई आगे चलकर दिक्कत नहीं आने वाली है। ये इसका बेनिफिट रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है ये ऑटोमेटिकली आएगी। इसको आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना है। जो ऑडिट वाले केस है उनको अपने जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट है उनसे मैच करना है। जो ITR फाइलर्स हैं उनको भी एक बार मैचिंग करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि अगर वो कहीं पर बैलेंस शीट प्रोवाइड करते हैं तो वो भी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ, यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई भी आती है जिस पर आपने टैक्स की पेमेंट करी है। टैक्स की पेमेंट नहीं करी है तो टेबल नंबर 5 में आएगी, अगर आपने LUT फाइल करके करा है। इसी तरीके से SEZ की पेमेंट, नेम्ड एक्सपोर्ट, ये जो डाटा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। कोई एडवांस है जिस पर टैक्स पेड किया हुआ है लेकिन अभी इनवॉइस इशू नहीं किया, A से E तक का, तो यहाँ पर आएगा। ये RCM की सप्लाई है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी आपने एज एन रिसिपेंट ऑफ सर्विस रिसीव करी है उस पर आपने टैक्स दिया है, तो ये आपकी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी एज पर इनकम टैक्स, लेकिन GST में इसको यहाँ पर ये इंक्लूड करके दिखाएगा, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। ठीक है, जब आप अपनी यहाँ पर जो है इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसमें जो है यहाँ पर ये वैल्यूज का डिफरेंस आपका आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो है ये नई एक इंसर्ट की गई है G1 करके, तो ये भी जो है जो E-कॉमर्स सप्लायर्स हैं, जो E-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, उसमें भी 9(5) वाले, जैसे कि आपका ये हो गए रेंट कैब वाली सर्विस हो गए, ओला उबेर, या फिर जो आपकी रूम रेंट की सर्विस वाले हो गए,
वो वाले स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं 9(5) के अंडर में, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, केवल उन्हीं को यहाँ पर रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट लिखा हुआ भी है। तो जनरल पर्सन इसमें रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उनके लिए जो सप्लाई करने वाले पर्सन है, जैसे आप कैब की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट सब वो चलिए, आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, उनको टेबल नंबर 5 में रिपोर्टिंग करनी है। ये क्रेडिट नोट्स के एडजस्टमेंट है, डेबिट नोट्स के एडजस्टमेंट है। सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन आपको उसको एडजस्ट करना है करेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करते हुए। सेव पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है जीएसटीआर, यहाँ पर जो है इसमें टेबल नंबर 5, तो टेबल नंबर 4 जो है वो सबके लिए मैंडेटरी है। टेबल नंबर 5 मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है जीरो रेटेड सप्लाई की बात होती है। अगर आपने कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई नहीं करी तो सब वैल्यू जीरो आएंगी। बाकी जिस तरीके से टेबल नंबर 4 की टेबल्स है वो भी सेम यहीं पर ये टेबल्स रखी गई हैं। एग्जेम्प्टेड रिलेटेड की वजह से यहाँ पर टैक्स कोई नहीं आएगा, टैक्सेबल वैल्यू आएगी और वो आपकी टर्नओवर का पार्ट भी यहाँ पर बनने वाली है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, टेबल नंबर जो 5 है वो ऑप्शनल है, टेबल नंबर 4 मैंडेटरी है। टेबल नंबर 6 जो है सभी नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी है। इसमें आपसे कंफर्म कराया जाएगा कि जो आपने 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसका बाइफर्केशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड करिए, कि उसमें से इनपुट्स मतलब जो आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इनपुट्स यूज किए हैं, कैपिटल गुड्स जो भी आपने कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं उनको कैपिटलाइज किया बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिस पर डेप्रिसिएशन बेसिकली क्लेम किया हुआ है, और जो आपने इनपुट सर्विस लिया, उन तीनों का यहाँ पर बाइफर्केशन मांग रहा है। ये जो इसकी यहाँ पर बी एक तरीके से हम टेबल ही कह सकते हैं, इसकी सब टेबल। सी और डी ये जो है ये आरसीएम से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि 3B में तो आपका ये कंसोलिडेट दिखाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आपने पे करा हुआ है उसको यहाँ पर रिसीव कर लिया, तो वो टेबल नंबर 4 में आ जाएगा। उसके रेस्पेक्टिव वो यहाँ पर टेबल नंबर 6 के अंडर में सी का पार्ट बनेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो गुड्स या सर्विस है, और डी का पार्ट बनेगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन से आपने वो सर्विस, ये गुड्स या कैपिटल गुड्स रिसीव करें। उसके भी 3 पार्ट हैं, तीनों में अलग अलग वो आपसे यहाँ पर रिक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर फीड करना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये आपको बिल ऑफ एंट्री से यहाँ पर डिटेल डालनी है, क्योंकि ये जो डाटा उठा रहा है 3B का, इसमें यहाँ पर जो है ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड करके नहीं शो करता है, तो वो आपको यहाँ पर अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का यहाँ पर अलग से शो करना पड़ेगा। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई अदर आईटीसी एडजस्टमेंट है वो यहाँ कर सकते हैं, इसके लिए 2 कॉलम दे दिए, एक तो एच दे दिया और एक आपको एम दे दिया। ये रिक्लेम का केस है और ये कोई ऐसा आईटीसी जो स्पेसिफाइड नहीं है, मैच करके आप इसको चलेंगे सेव कर देंगे। टेबल नंबर 4 और 6 सबके लिए मैंडेटरी है। टेबल नंबर 7 सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। वो पर्सन जिनका ऐसा आईटीसी है जो कि उन्होंने आईटीसी रिवर्सल कराया है, या कोई ऐसा आईटीसी है जो कि इनएलिजिबल आईटीसी है, रूल 37, 39, 42, 43, 17 सेक्शन 5 जो ब्लॉक आईटीसी वाले प्रोविजंस आते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या होगा 6 जो टेबल है इसके बाद ये तो आपका टोटल आईटीसी हो गया, इसमें से इनएलिजिबल आईटीसी रिवर्सल आईटीसी जो है वो तो आपको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पर कोई आपने ऐसा आइटम परचेज ही ना किया हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में तो उनके लिए ये ऑप्शनल रहेगी टेबल नंबर 7। बाकी जहाँ पर आपके रिवर्सल मतलब आपको आईटीसी रिवर्सल करना है रूल 37, 39, 42, 43 में, ये आपने कोई ब्लॉक आईटीसी ले लिया, जैसे कि आपने कार खरीद ली तो उसका आईटीसी अलाउड नहीं होता है, वो स्पेशल केस में बिजनेसमैन को अलाउड होता है। या फिर आपने जो है कोई पर्सनल यूज के लिए आइटम ले ली, वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। ऐसी स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है 17(5) पे। ट्रांस 1 ट्रांस 2 के केस आपको मिलेंगे, काफ़ी कम मिलेंगे, ऐसा तो रहा नहीं है, इसमें काफ़ी पुराना हो गया ये। बाकी कोई अदर रिवर्सल है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई रेलिवेंस नहीं है जिन्होंने कोई ऐसी आइटम या गुड्स परचेज नहीं करी है। बाकी ये मैंडेटरी है अगर आपने रिवर्सल या आईटीसी इनएलिजिबल आईटीसी ड्यूरिंग द ईयर में यूज किया है। टेबल नंबर 8 यार नोट कर लीजिए, सबके लिए मैंडेटरी है, सबको रिको बनाकर यहाँ पर देना है। टेबल नंबर 8 को सबके लिए मैंडेटरी रखा गया है। यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो 2B के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पर एनेबल किया गया है। तो इसमें ध्यान रखें ये जो डाटा है 2B के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपको मार्च के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, कि अगर मार्च का या किसी और भी महीने का जनवरी फरवरी मार्च का अगर हम लेकर चलें, कोई ऐसा पर्सन होगा अगर QRMP वाला है उसने रिटर्न को 13 के बाद फाइल करा होगा, मंथली वाला है उसने मार्च की रिटर्न को अगर 11 अप्रैल के बाद फाइल करा होगा, तो यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन आपने उसको 3B में क्लेम कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपका डिफरेंस शो करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस आपका यहाँ पर शो करेगा, कोई ऐसी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकंसिलेशन बनाकर रख लीजिएगा, अगर नोटिस आता है तो आपको सबमिट करना है कि जी एज पर लो आपने 3B में सही क्लेम करा हुआ है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिए, ये तो इस साल की बात हो गई 23-24 के लिए। अगले साल आप जो है 2B के बिना कोई भी क्लेम मत करें, क्योंकि यहाँ पर जो है नोटिस आने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। अगर आपका 3B यहाँ पर ज्यादा आ रहा है और 2B में कम डाटा आ रहा है, तो यहाँ पर यही हो सकता है कि आपने जो है मार्च में जब आईटीसी क्लेम कर लिया तो आपने 2B को इग्नोर कर दिया, आपने जो है एक्चुअल वाला आईटीसी यहाँ पर क्लेम कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पर
GSTR 2B 3B के लिए वैसे तो मंथली नोटिस के भी इन्होंने यहाँ पर प्रोविजंस ला दिए हैं, आपको मंथली क्वार्टरली नोटिस आते रहेंगे DRC 01C में, लेकिन यहाँ पर ईयरली आप जो है 73 74 के नोटिस से बच पाए तो बेटर है कि 2B में जितना शो कर रहा है उतना ही ITC ले, और उसमें से भी इनएलिजिबल ITC, ब्लॉक ITC बिल्कुल भी क्लेम मत करें, क्योंकि वो 2B में शो करता ही करता है। एक्चुअल में एलिजिबल ITC ही आपको लेना है, ठीक है। तो ये जो नेट ऑफ ITC आएगा आपका 6 में से 7 नंबर की जो टेबल है उसको लेस करते हुए नेट ITC आएगा। ये दोनों अगर मैच है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा ITC है जो कि यहाँ पर शो कर रहा था, ठीक है, हो सकता है लास्ट ईयर का भी यहाँ पर आ रहा हो, 22-23 का, 23-24 के 2B में आ रहा हो, तो एक्चुअल में आपने 3B में भी क्लेम करना है। फिर इस केस में ये होता है कि 22-23 में आपको नहीं लेना था, लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग है वो 22-23 में जानी थी। और अगर कोई ऐसा ITC है एक्चुअल में 2B में आ रहा है और वो 23-24 का ही है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ही है, आप उसको लेना भूल गए 2B में, आपने कम क्लेम कर लिया सिक्योरिटी पर्पज से, बाद में आपको पता लगा जी ये तो 2B में आ रहा है, तो उसको आप यहाँ पर एज पर पर्टिकुलर डेट 24-25 में दिखा सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक पर्टिकुलर डेट है 30 नवंबर 2024, यानी कि अक्टूबर की जो रिटर्न है उससे पहले की जो रिटर्न है वो सब में आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पर उसको डाल के क्लेम कर लीजिएगा। ITC बट अवेलेबल बट नॉट अवेल, इनएलिजिबल ITC IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये सब आपको यहाँ पर दिखाने हैं। जो आपका यहाँ पर ITC आएगा वो आपका लैप्स हो जाएगा अगर यहाँ पर कोई बैलेंस बचता है, तो उसको सेव करके यहाँ पर प्रोसीड करना है। नेगेटिव साइड तो आगे जाएगी नहीं, बाकी पॉजिटिव साइड है तो आगे जाएगी, वो लैप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। टेबल नंबर 9, ये कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। अगर आप हायर टैक्स पे कर रहे हैं अलग से, एक बार टैक्स जरूर यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, फिर आपको टैक्स पेबल को बढ़ा देना है। तो जो टैक्स पेबल आप यहाँ पर बढ़ाएंगे, आप अगर सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं तो टैक्स पेबल में यहाँ पर आपको बढ़ाना है, वो तभी आएगा जब आपने सेल्स में एडजस्टमेंट करी है। डाउनग्रेड आप इसको नहीं कर सकते, अगर आप उसको डाउनग्रेड करने जाएंगे तो इसका जो रिवर्सल है, मतलब इसको जो ITC है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर कुछ केस नहीं बनता है। जो हायर साइड वाला है उस केस में टेबल नंबर 9 आपकी मैंडेटरी बनेगी, वरना आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये तो आपकी एक्सक्लूसिव हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, ये केवल उसी केस में बनेगा जब, ध्यान से समझिएगा, ये उसी केस में यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएंगी जहाँ पर आप 23-24 की कोई भी सप्लाई 24-25 में दिखा रहे हैं। 24-25 में अप्रैल से लेके अक्टूबर मंथ के पीरियड में कोई भी आपने अगर एडजस्टमेंट करी है, सप्लाई को इंक्रीज करा है, डिक्रीज करा है, ITC को रिवर्सल करा है या ITC क्लेम करा है 23-24 का 24-25 में, तब आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है टैक्सेबल वैल्यू की। ITC में तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब मेन वैल्यू की बात नहीं करता है, केवल यहाँ पर टैक्स के एडजस्टमेंट होकर नेट आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसीड करना है इनमें डाटा एंटर करते हुए। तो एक तरीके से टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 तब मैंडेटरी होगी जब आपने 23-24 की एडजस्टमेंट 24-25 में की होगी। टेबल नंबर 14, ये तब यहाँ पर आएगा जब आपका टैक्स पेड होगा ऑन डिफरेंस ऑफ जो भी आपने डिक्लेरेशन करी है 10, 11 के अंदर में। तो टैक्सेबल वैल्यू कि आपने कितना टैक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना है। पेबल में आएगा पेड कितना करना है, क्योंकि पेड तो मैंने आपको बताया किस तरीके से पेमेंट होगी। इस वाले रिटर्न के थ्रू टैक्स की पेमेंट नहीं होती है, तो इसका DRC 03 के थ्रू यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये वाली टेबल भी आपकी ऑप्शनल हो गई। टेबल नंबर 15, ये भी आपकी ऑप्शनल टेबल है, ये केवल डिमांड और रिफंड के केस में काम करेगी अगर कोई डिमांड या रिफंड आपने क्लेम करा हुआ है, ठीक है। तो ये वो वाला केस बन गया। उसके बाद यहाँ पर जो है टेबल नंबर 16, ये भी सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने सप्लाई रिसीव करी है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स डीम्ड सप्लाई फ्रॉम जॉब वर्कर या फिर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर केस है तब ये मैंडेटरी है, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। यानी कि ये टेबल भी आपकी ऑप्शनल हो गई, टेबल नंबर 16। टेबल नंबर 17, ये टेबल नंबर 17 जो है वो मैंडेटरी है। जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं आपके, जो भी ड्यूरिंग द ईयर आपने सप्लाई करे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाने जरूरी है, ठीक है। टेबल नंबर 17 के बिना आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस 17 के केस में क्या रूल लगेगा जी, यहाँ पर जो है अगर आपकी B2B सप्लाई है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो B2B सप्लाई के लिए 4 डिजिट तक का HSN कोड, B2C के लिए मैंडेटरी नहीं है। वही सेम रूल जो कि GSTR 1 पे लगते हैं। 5 करोड़ से अबाउट टर्नओवर है तो टोटल सप्लाई के लिए आपकी किसी भी टाइप की सप्लाई हो 6 डिजिट तक का HSN कोड डालना मैंडेटरी है। टेबल नंबर 17 मैंडेटरी है, इसके बिना आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। टेबल नंबर 18, इसको ऑप्शनल बनाया गया है, ये एग्जाम्प्ट है। इनवर्ट सप्लाई जब तक नोटिफाइड नहीं होती अलग से टेबल का पार्ट बना रहेगा, लेकिन आप आगे के लिए प्रोविजन बनाकर तैयार कर ले अपने जो परचेज है उनको HSN वाइज, ताकि आपकी डिटेल्स प्रॉपर्ली डाउनलोड हो सके, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस को आपको HSN वाइज भी यहाँ पर एंटर करना होगा। आगे आप अपने सॉफ्टवेयर में सेटिंग कर ले, सकता है अगले सालों से मैंडेटरी हो जाए। टेबल नंबर 9 भी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ये जब लेट फीस के बाद आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तब ये लेट फीस आएगी पेड, और ये पेमेंट करने के बाद ही जो है आप आगे भर पाएंगे इसको रिटर्न को, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर लाइबिलिटी पर क्लिक कर देना है, ये लाइबिलिटी यहाँ से आपकी सेट ऑफ होकर डिटेल्स आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म करने के बाद ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर जो है आपको एक बार ये PDF या एक्सेल डाउनलोड पर क्लिक जरूर करना है।
वरना आपका जो है फाइल का बटन एनेबल नहीं होगा। उसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे, रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। ये था लेटेस्ट वीडियो GSTR 9 के जो मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा बेसिक अपडेट, फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। सब्सक्राइब कराने का वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।